कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। इमरान खान साहब जो हैं वो जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मैं नाकाम क्यों हुआ, तो फिर उनको मेरे इन ड्रीम्स का पता चलता है। भाई आप छोड़ देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही अथॉरिटी के साथ है। आप मुझे अगर कोई काम देते हो और अथॉरिटी नहीं देते तो मैं तो माजरत कर लूंगा। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे इलेक्शन के दिन ये ख्वाब आया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से कि वो होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कब्र को सजदा किया था वो शिर्क था और अल्लाह को उनका ये अमल सख्त नापसंद आया था। फिर मैं इमरान खान के सामने चले जाता हूँ और कहता हूँ कि आप अपनों के पास बैठे हुए कह रहे हैं कि मैं नाकाम हो गया हूँ और अपनी नाकामी तस्लीम कर रहे हैं, और अवाम में जब जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है। तो जब आपको पता चल चुका है कि आप नाकाम हो चुके हैं तो आप क्यों नहीं तस्लीम करते? तो इमरान खान मेरी बात को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं इमरान खान को कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी ये तस्लीम करेंगे कि आप नाकाम हो चुके हैं तो उतना ही कम पाकिस्तान को नुकसान होगा और उतनी जल्दी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। इमरान खान वापस कुछ कहते हैं, लेकिन मैं अपनी ये बात फिर से रिपीट करता हूँ कि जितनी देर से आप अपनी नाकामी को तस्लीम करेंगे उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान मुश्किलात में गिरता चले जाएगा और मसाइल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी जल्दी आप अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही इस मुल्क के लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए भी बेहतर होगा। उस दौरान इमरान खान थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर उनको पता चल जाता है कि मैंने उनकी बात सुन ली है और मुझे असल बात पता चल चुकी है। तो फिर वो चुप होकर मुझे देखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ कि जितनी जल्दी आप हकीकत का इंकशाफ करेंगे और अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे तो उतना ही जल्दी मुल्क वापस ट्रैक पे आ सकता है, वरना आप जितना देर करते जाएंगे उतना ही पाकिस्तान को नुकसान होता जाएगा और मुश्किलात में गिरता चले जाएगा, और ये ख्वाब यहीं ख़त्म हो जाता है। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में, और दहशतगर्द। मैं कहता हूँ कि ये अपनी अना में पड़े हुए हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन से शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जो मैंने इक़्तिदार में आने से पहले वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर सका। बजाय इसके वो अपनी टीम और अपनी तारीफ़ों में लगे रहते हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। जो हुक्मरान अपनी अना और कुर्सी को बचाने में लग जाए तो फिर उसको कोई और मसला नज़र नहीं आता, ना आवाम नज़र आती है और ना मुल्क नज़र आता है, और वो सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करता है। फिर मैं कहता हूँ कि आगे ग़ज़वा हिंद जैसी बड़ी जंगें खड़ी हैं और इनको मुल्क और आवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। फिर मैं उसके बाद आगे चल पड़ता हूँ। आगे एक बहुत मशहूर बंदा बैठा होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं इनको सारी सिचुएशन बताऊँगा कि इमरान खान इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं उनके पास बैठ के अपनी बात शुरू करता हूँ। शुरू में वो मेरी बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को इमरान खान चोर कहते थे तो वो जिस हालत में मुल्क को छोड़ के गए थे उसके मुताबिक आज उस दौर से बहुत बेहतर हालत होने चाहिए थे, मगर आज उससे भी बुरे हालत है। और ये इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि मैं इक़्तिदार में आने से पहले किए हुए वादों पर कौम से शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो मैं पूरे नहीं कर सका। ये कहने के बजाय वो दिन रात ओपोजिशन को ये कहते रहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और मुल्क की वो पॉलिसियाँ जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता उनको लेकर अपनी टीम की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और ये जितनी जल्दी चाहेंगे उतना ही कम पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप आगे देखें कि बड़ी जंगें आ रही हैं। पाकिस्तान इस्लाम का आखिरी किला है और पाकिस्तान ने आगे ग़ज़वा हिंद भी लड़नी है, और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। इतनी महंगाई और बेरोज़गारी हो चुकी है,
اور تو اور ملک کے دوسرے مسائل کی طرف بھی عمران خان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان کی تو صرف ایک ہی کام پہ توجہ ہے، وہ ہے اپوزیشن۔ وہ کم از کم مہنگائی کو تو کنٹرول کریں، عوام کو ریلیف دیں، تھوڑا سا آرمی کی طرف توجہ دیں کہ ہم نے اس کو کیسے مزید مضبوط کرنا ہے آگے آنے والے ایونٹس کے لیے۔ آگے پاکستان نے کی رول پلے کرنا ہے۔ ہم نے نہ صرف غزوہ ہند لڑنی ہے بلکہ اسلام کو بھی بچانا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، غزوہ ہند تو دور کی بات، پاکستان انڈیا سے چھوٹی جنگ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ وہ تھوڑا سیریس ہو کے مجھے سننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو صحیح کر رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو ریزرو فوج ہے اس کی تعداد پاکستان کی پوری آرمی سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی جو اصل آرمی ہے وہ صرف 5.5 لاکھ ہے، اور اس میں کتنی ویسے ہی بارڈر پہ انگیج ہے، اور نہ صرف بارڈر پہ ہے بلکہ باقی فوج عمران خان کی حکومت کو چلانے میں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ ادھر وہ میری بات سن کے اور زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو باقی دشمن ہیں ان کی تو فوج علیحدہ ہے، تو یہ سب پاکستان کیسے کرے گا؟ عمران خان کو تو صرف اپنے مفاد اور اپنے مسائل نظر آتے ہیں، جیسے اپوزیشن اور ملک کے باقی چور۔ ٹھیک ہے وہ چور ہوں گے، لیکن عمران خان کیا کر رہے ہیں آگے سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اتنا بڑا صوبہ پنجاب پہ ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے۔ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان پاکستان سے مخلص ہیں؟ اگر عمران خان قوم سے مخلص ہوتے تو اپنے غلطی کا اعتراف کرتے، کہتے کہ میں نہیں کر سکا، یہ سسٹم ہی صحیح نہیں تھا اور میں یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے عوام اور ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آخر میں وہ میری پوری بات سن کے کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اصل میں تو پاکستان کو یہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر وہ عمران خان اور اس کی حکومت کی پالیسیز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اور یہ خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے۔